नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। इनफैक्ट विषय बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे ईमेल्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं। इनफैक्ट एक ईमेल तो जो जानते होंगे यहाँ पे बच्चे ग्रुप डी वाले, उन्होंने भेज रखे हैं 247 ईमेल एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। 247 ईमेल, कमाल कर दिया आप लोगों ने। खैर, आप लोगों का भी मुद्दा इसके बाद ही उठाऊंगी। और इनफैक्ट बहुत सारे मुद्दे हो गए और बहुत सारी बातें करनी थी इन सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन वही थोड़ा बहुत समय की कमी, थोड़ा बच्चे बीमार, मौसम ऐसा हो रखा है, तो सारी चीज़ें इकट्ठी आ गई। और आई भी मैं बहुत दिनों बाद हूँ ऑनलाइन। तो आप सभी को मेरी ओर से राम राम, नमस्कार। आप लोग जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हरियाणा में ना जो भर्तियों का ढांचा है वो गड़बड़ाने सा लगा है। हम हरियाणवी ग्रुप डी में लग के बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। चाहे भर्ती फिर 4 से 5 साल बाद हो, इलेक्शन के टाइम पे हो, मिल गई भर्तियां, बहुत ज्यादा खुश। धन्यवाद सरकार, धन्यवाद सरकार करते हैं, पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। जो हमारी अफसर लेवल की भर्तियां हैं, बेशक हम में से बहुत से लोग उसके एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कृपया करके तथ्यों की जानकारी रखें, बातों की जानकारी रखें। क्योंकि जब भी आपके सामने कोई भी जनप्रतिनिधि आता है तो आपको ये सवाल करने ही करने हैं उनसे, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, इवेंचुअली लोग जुड़ते चले जाएंगे। हरियाणा की जो अफसर लेवल की भर्तियां हैं उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है, बहुत खतरनाक ट्रेंड अपनाया जा रहा है हरियाणा सरकार और एचपीएससी के द्वारा। खतरनाक मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि एंटी हरियाणा युवा ट्रेंड है। ये जो बाकी अन्य राज्य अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगाते हैं, वो हरियाणा में नहीं है। और जब भी कुछ भी गलत होता है ना, तो हमने चुप्पी साधना सीख लिया है। हम उसके खिलाफ बोलते ही नहीं है, हम सवाल ही नहीं करते हैं। इससे क्या हो रहा है, जो सरकार की जो ये चीजें ही करती है उससे इनका और हौसला बढ़ रहा है और उससे हरियाणवी युवा को और ज्यादा दबाया जा रहा है। मैं कॉमन ट्रेंड की बात करूंगी। पिछले कई एग्जामिनेशंस में, इंक्लूडिंग जो हरियाणा की सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा है, हरियाणा सिविल सर्विसेज, उसमें भी हरियाणा जीके से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। 1-2 प्रश्न बड़ी मुश्किल से, या फिर पूछते ही नहीं है हरियाणा जीके। जबकि हम अन्य राज्यों को देखें, यूपी को देखें तो 2 पेपर यूपी जीके के पूछे जाते हैं, राजस्थान को देखें तो 1 पेपर राजस्थान जीके से पूछा जाता है। अगर हम लैंग्वेज स्टेट्स को देखें, लैंग्वेज माने कि जिनकी वहां पर भाषा है, पंजाबी है, तो वहां से आपको 10वीं से पंजाबी करना अनिवार्य है, फिर वो पंजाबी का पेपर पूछते हैं। आपकी ओडिशा में ओडिया का पेपर पूछ रहे हैं, ओडिशा में, आपके कर्नाटक में कन्नड़ पूछ रहे हैं, केरला में मलयालम पूछ रहे हैं, आंध्रा में तेलुगु पूछ रहे हैं, गोवा में कोंकणी पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठी पूछ रहे हैं। हम कहीं और के लिए तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में जीके का प्रश्न पत्र भी नहीं पूछा जाता। और ये बार बार लगातार सवाल सरकार से कर रही हूं मैं कि क्यों नहीं पूछ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, हर भर्ती में जितनी भी पोस्ट दी जाती है उसका 30 से 40 से 50%, इनफैक्ट 50% से भी ज्यादा बहुत सारी भर्तियों में सीटें खाली छोड़ी जा रही हैं। अब ये कोई इनसे सवाल करने वाला हो कि तुम सीटें खाली क्यों छोड़ रहे हो? आपने एडीओ का पेपर लिया, आपने केवल 50 भरे, 600 550 पता नहीं 600 पोस्टें दी, 50 भरी, बाकी सारी खाली, जबकि आप 12 साल बाद पेपर लेते हो। अभी मैं रिसेंटली बात करूंगी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एएमओ का पेपर लेते हैं जिसमें 805 सीटें थी, लेकिन उसमें से भी 530 भरी, 275 खाली छोड़ दी। क्यों छोड़ी भाई खाली? 12 साल बाद तुम पेपर ले रहे हो। तुम हरियाणा के युवाओं को सीधा सीधा उनके मुंह पे थप्पड़ मार के बता रहे हो कि तुम योग्य नहीं हो हरियाणवियों। और असल में आप ये पूरा गेम समझने की कोशिश करें कि 805 सीटें निकालते हैं 12 साल बाद, 530 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें से सारी सीटें खाली छोड़ देते हैं। जनरल की भी छोड़ दी, एससी की भी छोड़ दी, बीसीए की भी छोड़ दी, बीसीबी की भी छोड़ दी और ईडब्ल्यूएस की भी छोड़ दी। बताऊंगी कितनी कितनी छोड़ी हैं। उसके बाद इन्हीं पोस्टों के ऊपर इन्हें एचकेआरएन के माध्यम से बंदे मिल जाते हैं। इन्हें एग्जामिनेशन देकर पास करके इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचे हुए में से कोई भी योग्य नहीं लगता है, लेकिन एचकेआरएन में इन्हें अचानक से योग्य बंदे मिल जाते। कैसे मिल जाते हैं?
धीरे धीरे समझो क्या ताना बाना हो रहा है, कैसे बैकडोर की एंट्री से कैसे कैसे लोगों को किन किन पदों पर बिठाया जा रहा है। और इसमें से भी अगला यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, हरियाणा से बाहर के बच्चों का भारी मात्रा में चयन हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि संविधान में ऐसा है वैसा है, मैं भी जानती हूँ संविधान क्या है, मैंने पढ़ रखा है संविधान। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, आईएएस का एग्जामिनेशन दे चुकी हूँ, और हरियाणा का जब एचसीएस का मैंने पेपर दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मेरी रैंक 3 थी रिटर्न में तीसरे नंबर पे थी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं जानती हूं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, लेकिन साथ ही मैं ये भी जानती हूं कि हर एक बच्चे के उसके राज्य में कुछ तो अधिकार होने चाहिए। कहीं तो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, कहीं तो उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, या उसको उसी के राज्य से बाहर कर देना चाहिए। ये जो भर्ती हुई है एएमओ की, इसमें 427 पोस्टें थी जनरल कैटेगरी की, जिसमें से 394 पोस्टें भरी है, बाकी 33 खाली छोड़ दी। और 394 में से बताया जा रहा है इन्हीं बच्चों द्वारा कि 91 बच्चे हैं केवल हरियाणा के, और 303 है हरियाणा से बाहर के। क्यों भाई, हरियाणा के बच्चे क्या योग्य नहीं हैं यहां क्वालिफाई होने के? कैसे वो बाहर हो जाते हैं हर बार? क्या बात, नालायक आप क्यों प्रूव करने में जुटे हुए हैं? क्योंकि जब भी यूपीएससी का पेपर होता है, आईएएस का रिजल्ट आता है, तो हम टॉप 100 में देखते हैं 30 से 40 बच्चे हरियाणा से होते हैं। जब हमारे देश के सबसे बड़े पेपर जिसमें डीसी लगते हैं, उसमें बच्चे 30 से 40 हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं। टॉप 100 की बात कर रही हूं मैं, और पूरे रिजल्ट में 30 से 40% होते हैं। तो हरियाणा के पेपरों में कैसे ये पीछे पीछे रह जाते हैं? क्यों रह जाते हैं? एक और जो गजब कहानी हो रही है कि हरियाणा के बच्चों को इनफैक्ट चयन प्रक्रिया से बाहर रखने की पूरी साजिशें हो रही हैं। ये साजिश मैं क्यों कह रही हूं, तथ्यों के आधार पर बात करूंगी। एएमओ में क्या किया, पहले हरियाणा के बच्चों के लिए खोला, फिर बाहर के सारे बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया, कोरिजेंटम डाल के सभी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात जो सबको समझने वाली है, जानने वाली है, वो ये है कि हरियाणा के बच्चे किसी और स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हरियाणा के बच्चे केवल हरियाणा के एएमओ के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा से बाहर के बच्चे उनके राज्यों में भी कर सकते हैं और हरियाणा में भी कर सकते हैं। अब बताओ ये सही है कि नहीं है? गलत है ना? क्यों है ऐसा, और क्यों होना चाहिए, और क्यों इस चीज को सुधारा नहीं जा रहा है? ये क्या खतरनाक ट्रेंड नहीं है कि हमारे ऊपर सारे अधिकारी हरियाणा से बाहर के आके बैठ रहे हैं? ऐसे ऐसे अधिकारी आकर बैठ रहे हैं जिन्हें हरियाणवी छोड़िए हिंदी तक बोलनी नहीं आती है। केरला के बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूं जब आपके रिजल्ट में आपके खुद के हरियाणा के बच्चों का 10-20%, 30% चयन हो और 70% हरियाणा से बाहर के बच्चों का चयन हो, तो सवाल उठाना लाजमी है। और केवल श्वेता ढुलकी सवाल उठाए, पूरे हरियाणा के लोगों का सवाल उठाना लाजमी है कि ये गलत कर रही है सरकार। क्यों नहीं पूछते हो? हर एक रिजल्ट के साथ हम चुप बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं अगला, कोई बात नहीं अगला, कोई बात। अरे कब हम पूछेंगे इनसे? नहीं तो इनके तो हौसले बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ ही रहे हैं। इसके बाद जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है, उनका पैमाना जनरल कैटेगरी के समान रखना। रिजर्व्ड कैटेगरी तो हरियाणा के बच्चे लगने चाहिए। जो बाहर के बच्चे हैं वो चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, एससी हो, बीसी हो, कोई भी ईडब्ल्यूएस हो, वो हरियाणा के जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट कंपीट करता है। तो इसका मतलब हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट तो हमारी खुद की हैं, हमारे बच्चे लगेंगे उसके अंदर तो, लेकिन वहां पर भी सीटें खाली छोड़ी जा रही है। और उनका पैमाना कि एक आरक्षण की नीति आई है कि उन्हें थोड़ा बहुत आगे रियायत मिलनी चाहिए, वो दी नहीं जा रही है। जो पैमाना जनरल कैटेगरी के लिए है वही रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। क्यों है? और इसके बारे में सवाल नहीं कर रहे हैं हम लोग। आखिरी ये है रिटर्न का नाटक करना। रिटर्न का केवल नाटक किया जा रहा है, क्योंकि जो भी सिलेक्शन है 70 से 80% बच्चों का वो इंटरव्यू के बेस पे हो रहा है। नंबर ही ऐसे देते हैं, ये इतने चालाक लोग हैं कि नंबर ऐसे देते हैं कि 60 से 70% एक ब्रैकेट में आ जाते हैं, जो इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्ट और रिजेक्ट होते हैं। किसी को 8 नंबर दे दिए तो वो सिलेक्ट हो गया, किसी को 4 नंबर दे दिए या 7 नंबर दे दिए वो रिजेक्ट हो गया, 7.5 दे दिए तो वो रिजेक्ट हो गया। ऐसे टाइप के पॉइंटों में नंबर रहते हैं, जिसमें आप कोई भी रिजल्ट उठा के देख ले, एएमओ का ही देख ले, लेटेस्ट देख ले, तो इसमें आपको पता चलेगा कि रिटर्न वाले बच्चों का एक ब्रैकेट में डाल के रख दिया, जो 12.5 नंबर इनका पूरी जिंदगी डिसाइड कर रहे हैं। तो रिटर्न का तो नाटक ही हुआ ना।
रिटर्न का तो पूरा तगड़े वाला तुमने बस ये दिखाया कि हमने एक प्रक्रिया फॉलो करी है, लेकिन हाँ हमारी मर्जी वाले लगेंगे, रिटर्न वाले लगेंगे। तो ये सब कर रहे हैं ये लोग। बहरहाल मैं यहां पर हालांकि मैंने टेबल डाली थी, लेकिन ये टेबल पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग ना शायद पढ़ते कम हैं और वीडियोस ज्यादा सुनते हैं। तो इसमें 805 पोस्टें थी, 530 सिलेक्शन करे, 275 सीटें खाली छोड़ दी। जनरल की 427 पोस्टें थी, 394 लगाए, 33 खाली छोड़ दी। एससी की 161 पोस्ट थी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की 161, जिसमें 48 लगाए और 113 पोस्टें खाली छोड़ दी। समझो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा वासियों, तुम लोग ग्रुप डी लगने के काबिल हो, तुम अधिकारी लगने के काबिल नहीं हो। तुम्हारा रिजर्व कैटेगरी का बच्चा भी इतना नालायक है कि लग नहीं सकता। केवल 48 बच्चे लगाए, 161 नहीं, 161 में से 113 नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? 12 साल बाद तुम पेपर ले रहे हो, क्या ये बच्चे पढ़ते नहीं है? बीसीए 88 पोस्ट थी, 33 लगाए हैं केवल, 55 सीटें खाली छोड़ी हैं, 55 सीटें खाली छोड़ी हैं, 33 लगाई हैं। बीसीबी 48 पोस्टें थी, 21 लगाए हैं, 27 पोस्टें खाली छोड़ी हैं। 21 लगा रहे हैं, 27 खाली छोड़ रहे हैं। हर एक में आप ये देखो, रिजर्व कैटेगरी में 50% से ज्यादा सीटें खाली छूट रही हैं। और ईडब्ल्यूएस में 81 पोस्टें थी, 34 लगाए हैं, 47 खाली छोड़ी हैं। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि उस बच्चे ने एक प्रिलिमिनरी का एग्जाम भी क्लियर कर लिया, मेंस का भी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच गया है, कहां तुमने कट ऑफ की लाइन खींची कि भाई इससे ऊपर वाले तो मैं लगा दूंगा, इससे नीचे वाले मैं लगाऊंगा नहीं? ये क्या मनमर्जियां चल रही हैं? भयंकर मनमर्जियां चल रही हैं। और यहां पर कृपया कृपया करके मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, पार्टियों से इतर होके कोई भी अगर आज यहां कांग्रेस भी होती तो मैं कांग्रेस से भी सवाल करती कि ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं कि हरियाणा के बच्चों को हरियाणा के राज्य, अपने खुद के राज्य में प्राथमिकता नहीं मिल रही है। और अगर यहां नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? हमारा बच्चा तो कहीं और अप्लाई कर नहीं सकता, लेकिन और बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कमाल की बात होगी। क्यों भाई? आप औरों के लिए रिलैक्स कर देते हैं नॉर्म, आप हरियाणा जी के आप नहीं पूछते, रिजर्व कैटेगरी को आप नहीं प्रेफरेंस दे रहे हो, हरियाणा से बाहर के बच्चों को आप भारी मात्रा में चयनित कर रहे हो। उसके बाद आपने बिल्कुल मतलब धज्जियां उड़ा के रख दिया। और ये एक रिजल्ट की बात नहीं कर रही हूं मैं, जितने लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो एएमओ का हो, चाहे वो एडीओ का हो, चाहे वो एचसीएस का हो, चाहे वो सारे पीजीटीज का हो, सब धड़ल्ले से सब कुछ चल रहा है। और कमाल की बात, मैजिक इनका ये है कि ऐसे योग्य कैंडिडेट्स जो इन्हें रिटर्न में नहीं मिलते हैं, जो 3 पेपर पास करने के बाद नहीं मिलते हैं, वो इन्हें एचकेआरएन के माध्यम से मिल जाते हैं। 1-1, 2-2 लाख की नौकरियों पे बिठा रखे हैं एचकेआरएन के माध्यम से, और चुपचाप उनकी पक्की भी हो जाती हैं। इसे कहते हैं क्या? पारदर्शिता मांगी थी इनसे, कहा था कि भाई जो बच्चे फेल कर रखे हैं, क्योंकि तुमने तो आईआईटी, बीएचयू और पता नहीं कहां से पढ़े हुए बच्चे फेल कर दिए, जो गोल्ड मेडलिस्ट है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, वो वाले बच्चे फेल कर दिए। जब कहा कि इनकी आंसर कॉपी दिखाओ तो चुप्पी। जब ज्यादा मामला बढ़ गया कि अरे ये तो बहुत कमीशन के ऊपर ही आ गया, तो एक निकाल दिया नोटिस कि हाँ ठीक है, आंसर कॉपी दिखा देंगे, रिजल्ट आने के बाद दिखा देंगे। ये जो ट्रेंड है ना, ये जो खतरनाक ट्रेंड है, इसके खिलाफ कृपया करके आवाज उठाएं। हर जगह से, हर कहीं सोसाइटी का पतन होता जा रहा है, हम देख रहे हैं। चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो, जैसे जिस प्रकार के एग्जाम लिए जाते हैं, इससे इतर भी होके बात करूंगी, एचएसएससी की भी करूंगी, कि जहां पर क्वेश्चन पेपर ही ऐसे बनाए जाते हैं जिनको देख के हंसी छूट जाए या गुस्सा आए बहुत ज्यादा, कि इनके एग्जामिनर में क्या इतनी भी अकल नहीं है कि वो 100 प्रश्नों का पेपर ठीक से बना ले, ढंग से बना ले। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों के प्रश्न पत्र ऐसे होते हैं जिनको देखकर खिल्ली भी उड़ाने का मन करता है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि हम तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं। सोचो ना, एक बच्चा बिल्कुल दिन रात तैयारी कर रहा है, इसी चीज में बैठा हुआ है कि उसने ये एग्जामिनेशन क्लियर करना, उसकी जिंदगी इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ढाक के 3 पात सेम चलता जा रहा है, हर एक एग्जामिनेशन के साथ चलता जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, कृपया करके इस ट्रेंड के खिलाफ आवाज उठाएं।
संविधान मैं भी जानती हूं, मुझे पता है कि हर एक बच्चा, कहीं का भी बच्चा हो कहीं पे भी एग्जामिनेशन दे सकता है, लेकिन कई चीजें ऐसी है जहां उनके राज्यों से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दी जाती है, जैसे एएमओ आयुर्वेदिक की, जैसे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हमारे स्टेट से अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे एचपीएससी ने, हमारी हरियाणा सरकार ने अनिवार्यता खत्म कर दी है। बाकी स्टेट में आप जाओगे, यूपी में जाओगे, उनकी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। राजस्थान में उनकी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हिमाचल में उनकी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में उनकी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ओडिशा में उनकी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप स्टेट का नाम लीजिए और मैं आपको कागज दिखाती हूँ कि उनके रजिस्ट्रेशन काउंसिल से उनके रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हमारा हरियाणा का बच्चा वहां पे रजिस्ट्रेशन करता ही नहीं है, और कर भी देता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पे, जो आपने देखा भी था पीछे, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी चंडीगढ़ में एमओ के बच्चों के साथ, जहां उसे बताया कि कैसे पेपर पास करने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर उसे ये कहकर बाहर कर दिया जाता है कि नहीं, आप अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं है। तो वो अकेला बच्चा कहां से लड़ेगा? उसे पूरी प्रक्रिया में तो बाहर कर दिया ना। और हमारे यहाँ पे 91 बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं, 303 बाहर के, और हम सवाल नहीं करते हैं। इनफैक्ट श्वेता से ही सवाल हो जाएगा कि संविधान का पता नहीं है क्या? संविधान का भी पता है, पढ़ी लिखी भी हूं, सब चीजों का पता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि हमारे कुछ अधिकार होते हैं, और उन अधिकारों के लिए यदि हम ही नहीं बोलेंगे, हम ही आवाज नहीं उठाएंगे, तो हमारे लिए कोई और आवाज नहीं उठाएगा। और अगर हम ये सोचे कि मेरा पेपर थोड़े है, फलाने का पेपर अपने आप आवाज उठा लेगा, मन्ने के पड़ी है, तो ये भी गलत है। क्योंकि वही है ना, आज उसके घर में आग लगी है, कल मेरे घर में भी आग लगेगी, और जब मैं उसके घर में आग लगने पर नहीं बोल रही हूं, तो कल मेरे घर पे आग जब लगेगी तो कौन मेरे लिए बोलेगा? समाज ऐसा बनाओ कि एक दूसरे के लिए हम खड़े हो सकें, एक दूसरे के लिए हम आवाज उठा सकें। कुछ गलत हो रहा है तो हम उस गलत में मौन रहकर, साथ ना देने की बजाय बोलकर, कम से कम इतनी संतुष्टि तो महसूस करें कि हाँ, जब गलत हो रहा था तो मैं बोल रहा था या मैं बोल रही थी। बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।